बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मेरा नाम दानिश मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है। उसकी हर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल के ऊपर। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर हम लोग थर्मोडायनामिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक एंट्रोपी, एनर्जी और मॉलिक्यूल्स की जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको स्टडी करते हैं और बेसिक लेवल पे जाके मींस के आप इनका बिहेवियर चेक करते हैं कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, हर एक चीज हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। इसमें हम लोग बिहेवियर चेक करते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं, मैक्रोस्कोपिक पे भी हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो कि गैस के ही नेचर को डिस्कस करेंगे कि जो प्रेशर है, टेम्परेचर है और ये सारी चीजें हम गैसेस से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी लिहाज से हमारा जो आज का पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो भी क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। कि एक कंटेनर के अंदर हमने गैस मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स चूंकि हमें पता है वो क्या करते हैं, वो एक रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अब वो मॉलिक्यूल जो है तो वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और वो जाके किसी स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी के साथ हिट करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर को भी, जिससे वो बाउंस बैक होते हैं। मींस कि एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है। तो उस वजह से वो गैस जो है तो उस कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफिक प्रेशर एग्जर्ट करती है या उसका एक स्पेसिफिक प्रेशर क्रिएट होता है वहां पे। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम वो तमाम का तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल किस मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स लगाता है, रिएक्शन में वॉल ऑफ कंटेनर किस मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स लगाती है। उसके अलावा हम लोग मोशन को देखेंगे कि रैंडम मोशन में अलोंग एक्स वाई जेड ये तीनों मोशन जो है तो वो किस तरह परफॉर्म होते हैं मॉलिक्यूल्स के जरिए। उसके अलावा हम लोग फाइनली जो है तो इस वीडियो के अंदर हम प्रेशर के लिए एक एग्जैक्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू है, सॉरी वैल्यू कह रहा हूँ, फार्मूला है, वो हम डिराइव करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट इसका लिखा है कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव्स रैंडमली इन कंटेनर। ये पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है तो किसी भी कंटेनर के अंदर वो क्या करते हैं, वो एक रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव करते हैं, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी, मतलब रैंडम। गैस मॉलिक्यूल्स जो है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता मोशन का, इसलिए हम उनका जो मोशन होता है उसको रैंडम मोशन कहते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर इलास्टिकली। अब इनकी जो कोलिजन होती है वो एक इलास्टिक कोलिजन होती है। ठीक हो गया, इलास्टिक कोलिजन होती है और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। ठीक हो गया। इस पॉइंट के अंदर ये अभी मैंने इनिशियली भी आपको बताया और ये पॉइंट भी इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अब एक सिलेंडर है आपके पास, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, गैस ले ली। अब उस गैस जो आपने ली है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल ऑफ गैस है आप नहीं बता सकते, मिलियन ट्रिलियन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन है। अब जाहिर बात है जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होती है वहां पे कोलिजन भी होती है। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी उनकी कोलिजन होगी, आपस में भी कोलिजन होगी। तो ये सारा का सारा जो है तो ये क्या होता है, रैंडम मोशन की वजह से होता है। तो उनकी जो कोलिजन होती है एक तो वो इलास्टिकल होती है। अच्छा, दूसरी, when they collide with wall of container it rebounced and momentum changes। अब जब वो गैस मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ, अब उसका कोई ना कोई मास है, वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो उस कंटेनर को जब हिट करेगा तो जाहिर बात है उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक हो गया। अब वो चेंज क्यों आया, क्योंकि वो मॉलिक्यूल गया, उसने उसको हिट किया, तो उसने एक एक्शन किया, रिएक्शन में वॉल ऑफ कंटेनर ने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई। अब वो रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनिशियली कुछ और था, फाइनली कुछ और हो जाएगा। ठीक हो गया। अब दिस चेंज इन मोमेंटम रिजल्ट्स द फोर्स ऑन द वॉल एंड बाय द वॉल। ठीक हो गया। अब ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ये जो मैंने अभी आपको क्या कहा कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये जाके वॉल को हिट करेगा, तो जब वो वॉल को हिट करेगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो वो जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है,
ठीक है। उसकी वजह से क्या हो, उसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, तो आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। इसका मतलब ये है चेंज इन मोमेंटम का कि वो जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है वो जब जाके वॉल को हिट कर रहा है तो इट्स मीन कि वो उस वॉल के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक हो गया। तो अब यहां पे मैंने पॉइंट लिखा है कि रिजल्ट्स द फोर्स ऑन द वॉल एंड बाय द वॉल। अब बाय द वॉल का मतलब क्या, कि मतलब कि मॉलिक्यूल ने जाके वॉल को हिट किया, वॉल भी उसको रिटर्न में क्या करेगी, रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर मॉलिक्यूल जो है, ये वाला मॉलिक्यूल इस वॉल के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है तो ये वॉल भी उसके ऊपर रिटर्न में क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू फोर्स, जो कि प्रीवियस क्लास में आपने क्या किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है ये फार्मूला फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको याद हो तो आप क्या लिखते थे, F इक्वल्स टू एम ए। अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब ये m इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो ये बन जाएगा पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक हो गया। तो अब यहां पे देखें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का क्या मतलब है, इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम। ठीक हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है ये हमारे पास फोर्स। तो यहाँ पे ये देखिए फोर्स आ रही है, फोर्स आ रही है, फोर्स आ रही है। तो यहाँ पे पी एफ माइनस पी आई मीन्स के डेल पी ओवर डेल टी दैट इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है। ये प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ये डेरिवेशन की थी। तो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे अब देखिए हमारे पास प्रेशर जो है, प्रेशर, अब प्रेशर किसके इक्वल होता है बच्चों, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक हो गया। फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। और इसी प्रेशर को क्या मैं लिख सकता हूं, अब फोर्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे डेल पी ओवर डेल टी लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एरिया के साथ। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखें जरा यहाँ पे, लेट्स सपोज मेरे पास, इस डायग्राम को जरा फोकस करें, मेरे पास ये एक कंटेनर है। ठीक है। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ये ब्लू स्पॉट से मैंने डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ गैस मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक हो गया। अब जो है मेरे पास इस कंटेनर का एक फेस 1 है, एक इसका फेस 2 है। ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ L है। ठीक। यहाँ पे ये जो रेड डॉट आपको नजर आ रहा है, ये मैंने एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसिडर किया है, जिसको रिलेट करके मैं ये सारा मोशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया। अब ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये यहाँ से मूव करके आ रहा है और इस वॉल ऑफ कंटेनर को हिट करेगा। ठीक है। और फिर ये यहां से बाउंस बैक होके वापस पीछे आएगा। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें, इसका चूंकि हमने क्या कंसिडर किया कि ये एक रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन से मुराद कि ये अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, ये तीनों तरफ मोशन कर सकता है। ठीक हो गया। बट हम लोग क्या करते हैं, हम जस्ट इसका कंसिडर कर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस मोशन। ठीक हो गया। और एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको हम लोग v1 x कह देते हैं। ठीक हो गया। मैंने क्या कर दिया, मैंने उसकी वेलोसिटी को v1 x कंसिडर कर दिया और इसका जो मास है वो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास आ गया है ये पूरा सिनेरियो। अब इसी को लेके मैं इसका चेंज इन मोमेंटम को डिस्कस करता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे मोमेंटम में चेंज आएगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को इस पॉइंट में क्या बताया कि हमारे पास यहाँ पे when they collide with wall of container it rebounds and momentum changes। अब वो मोमेंटम चेंजेस हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो है ना, हम एक्चुअल में मोमेंटम चेंजेस डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, इस इक्वेशन ए के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास एक है डेल्टा पी और एक है डेल टी। मैंने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे पुट करनी है और फिर मैंने प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। तो अब देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं डेल पी को। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डेल पी। डेल पी किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल
मोमेंटम। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे जरा डायग्राम पे वापस आए। इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा कि ये यहां से मूव करता हुआ जा रहा है mv1x के साथ, ये आगे मूव कर रहा है। इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, mv1x। ठीक हो गया। अब इस मोमेंटम के साथ ये गया, इसने वॉल ऑफ कंटेनर को हिट किया। ठीक है। अब कंटेनर जो है तो इसको बाउंस बैक करेगा। ठीक है, वहां से टकराने के बाद ये वापस पीछे की तरफ आएगा। अब ये वापस आ रहा है, जिसको मैंने अब ये ब्लैक लाइन के साथ डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो रेड लाइन है, ये मॉलिक्यूल इस रेड लाइन को फॉलो करते हुए आगे आया, इस वॉल को हिट किया, और ये जो ब्लैक पाथ है इसको कवर करके वापस पीछे की तरफ आ गया। ठीक है। अब जब ये इनिशियल आगे बढ़ा तो इसका जो मोमेंटम था वो mv1x है। अब जब ये वापस पीछे की तरफ आएगा तो मैच तो वही रहेगा। अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस ही क्या कर रहे हैं, हम लोग इसकी वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं। 1 इसलिए मैंने लगाया हुआ है क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपने क्या कर देना है कि अब आपने इसका जो फाइनल मोमेंटम है उसको लिख देना है -mv1x। अब ये माइनस क्यों लिखा मैंने, देखें, माइनस मैंने इसलिए लिखा कि जो रेड लाइन में ये ट्रेवल कर रहा है दैट इज पॉजिटिव, तो रिवर्स में जब आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, सो दैट्स वाई -mv1x। तो अब ये वैल्यूज आप पुट कर दें। ये आपके पास क्या है, फाइनल मोमेंटम, ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम। आप ये वैल्यू जरा ऊपर पुट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल पी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस mv1x माइनस इंटू इनिशियल मोमेंटम क्या है mv1x। तो ये बन जाएगा डेल पी इक्वल्स टू -mv1x माइनस प्लस माइनस mv1x, और यहां से डेल पी इक्वल्स टू -2mv1x। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। ये किस चीज की वैल्यू है, ये मोमेंटम की वैल्यू है। नाउ डेल टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। अब हमें पता है बच्चों कि हमारे पास जो फेमस इक्वेशन है S इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है। तो अब चूंकि डेल टी को फाइंड कर रहे हैं तो डेल टी इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब यहां पे ये जो अब वैल्यूज, इनकी अब वैल्यूज को देखते हैं। यहाँ पे v तो इसकी क्या है, डेल टी अपनी जगह पे, v तो इसका है v1x जो कि जो वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। अब जो s है, s क्या है, तो यहां पे देखें, ये जो रेड लाइन कवर हुई है इसको मैं लेंथ कह देता हूं l। तो ये 1 लेंथ, फिर ये ब्लैक लाइन अगेन डिस्टेंस कवर हुआ है, तो सेम, तो l प्लस l तो क्या हो जाएगा 2l। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस इसका होगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे 2l को। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज आ गई हैं दो, एक वैल्यू आ गई है ये डेल टी के लिए और एक वैल्यू आ गई है डेल पी के लिए। इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहां पे। ठीक हो गया। फोर्स के लिए तो हमारे पास क्या है, F इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी। ऐसा है कि नहीं है, डेल पी ओवर डेल टी। ठीक है। अब हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसिडर किया हुआ था, इसको भी हम लोग F1x कर देंगे। ठीक हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस और 1 मॉलिक्यूल। अच्छा, और यहाँ पे डेल पी ओवर डेल टी की वैल्यू पुट कर दें तो अब ये क्या बन जाएगा, F1x दैट इज इक्वल्स टू -2mv1x माइनस 2mv1x डिवाइडेड बाय v1x, सॉरी 2l डिवाइडेड बाय v1x। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो v1x है और ये जो v1x है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो फोर्स का फार्मूला बन जाएगा दैट विल बी F1x इक्वल्स टू माइनस mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। अब ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है कि जो कंटेनर ने अप्लाई की है इस मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है। ये कौन सी फोर्स आई है,
ये वो फोर्स है फॉर सिंगल मॉलिक्यूल जो कि कंटेनर ने अप्लाई की है किसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर। अब आप ये क्वेश्चन ध्यान में आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला कि ये कंटेनर वाली फोर्स है। तो बच्चों देखें, हम लोगों ने क्या चीज कंसीडर की, हम लोगों ने यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिया, डेल पी और डेल टी की वैल्यू निकाली। अब जो इस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है उस फोर्स की वजह से जो कि वॉल ऑफ कंटेनर अप्लाई कर रहा है मॉलिक्यूल के ऊपर। ऐसा ही है, तो इस वजह से मुझे इस कंसेप्ट को देखते हुए मुझे ये पता चला कि ये जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। सो दैट्स व्हाई ये फोर्स कौन सी फोर्स होगी, जो कंटेनर वॉल, कंटेनर की जो वॉल है वो अप्लाई कर रही है इस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो सेम अगर हम इसी कंसेप्ट को देखें तो न्यूटन का जो एक्शन रिएक्शन कंसेप्ट है, एक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट, अगर न्यूटन का जो एक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम यहां पे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, वॉल कंटेनर की जो फोर्स होगी वो इक्वल होगी माइनस ऑफ व्हाट, नेगेटिव ऑफ द फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑपोजिट टू द मॉलिक्यूल फोर्स होगी ना। मींस के सिंपल आसान सी बात है, देखिए कंटेनर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो मतलब मॉलिक्यूल भी तो अप्लाई कर रहा है, मॉलिक्यूल ने एक फोर्स लगाई तभी कंटेनर की तरफ से भी एक रिएक्शन फोर्स आई, ठीक हो गया। तो अब कंटेनर की अगर नेगेटिव mv1x² है तो मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल की फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक हो गया। तो fx1 यहां पे मैं ऊपर लिख लेता हूं, फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी mv1x² डिवाइडेड बाय l। सही हो गया। अब ये फोर्स है किस चीज की, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की फोर्स है जो कि जाके अप्लाई कर रहा है वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरा कोई मॉलिक्यूल कंसीडर कर लूं तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, fx2 और ये इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये f1x हो जाएगा, ये f2x, f2x वो इक्वल हो जाएगा mv2x² डिवाइडेड बाय l। इसी तरह f3x इक्वल्स टू mv3² और साथ में x डिवाइडेड बाय l अप टू fnx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mvn² x डिवाइडेड बाय l, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डिफरेंट, चूंकि इस कंटेनर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमें नहीं पता कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए मैंने n नंबर तक उसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और ये तमाम की तमाम जो फोर्स है वो हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक हो गया, और किसी भी डायरेक्शन में हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि अलोंग एक्स एक्सिस इन तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की फोर्स मुझे फाइंड करके दो, तो आप क्या करोगे, इन तमाम फोर्सेस को एड अप कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, f along x axis that will be equals to f1x plus f2x plus f3x up to plus fnx। ऐसा ही है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो f of x that will be equals to m1, m तो कांस्टेंट ही रहेगा मॉलिक्यूल का, तो mv1x² डिवाइडेड बाय l प्लस mv2x² डिवाइडेड बाय l प्लस mv3x² डिवाइडेड बाय l अप टू प्लस mvnx² डिवाइडेड बाय l, ठीक हो गया। अब यहां पे देखें बच्चों, m m m m सब में कॉमन है और ये l सब में कॉमन है। हम इस सब को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा m डिवाइडेड बाय l इंटू v1² है, फिर v2x² प्लस v3x² अप टू प्लस vnx²।
ठीक हो गया। अब यहां तक ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखें हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर। तो हम यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n, हम n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब यहां पे जगह नहीं रही तो मैं इस तरफ आ जाता हूं, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। तो आपने अगर नोट नहीं किया तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके अपने पास नोट्स भी बनाते जाएं, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई थी, वो इक्वेशन में यहाँ पे साइड पे दोबारा लिख देता हूँ। हमने दो इक्वेशंस लिखी थी, ये आपने माइंड में रखनी है। एक हमने लिखा था कि प्रेशर इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी इंटू 1/a। सेकेंड हमने लिखी हुई थी एफ इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी। ठीक हो गया। ये दो इक्वेशन लिखी थी, आपने मेनली इस इक्वेशन को माइंड में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से आगे देखें, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n। हम n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इस अबव इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है। तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x दैट विल बी इक्वल्स टू mn डिवाइडेड बाय l, और इधर मेरे पास आ जाएगा v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर अप टू प्लस vnx स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास क्या मीन वैल्यू नहीं आ रही। आप अगर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तीन होते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। तो ये चीज हमारे पास किस चीज को एक्सप्लेन करती है, मीन वैल्यू को एक्सप्लेन करती है। इसी तरह हमारे पास ये जो वेलोसिटी है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, वो v1x v2x v3x अप टू vnx। ठीक हो गया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। ये तो मीन वैल्यू आ गई। ऊपर से यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है। इस वैल्यू को बच्चे क्या कहते हैं, इस वैल्यू को अपने पास नोट रखे, इसको मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। अब ये जो मीन स्क्वायर वैल्यू है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें। ठीक हो गया। हमारे पास मेजर पॉइंट ये है, ये जो मीन स्क्वायर वैल्यू है ये हम क्यों ले रहे हैं, वाई। अब देखें, हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब एक मॉलिक्यूल है वो जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक जा रहा है अलोंग अपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूंगा इसकी एवरेज वैल्यू लें तो वो तो जीरो आएगी। अगर वो प्लस v1x के साथ इधर मूव कर रहा है तो माइनस v1x के साथ इस तरफ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो गया। ठीक हो गया। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। स्क्वायर क्यों लेते हैं, देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, v1x स्क्वायर और माइनस v1x स्क्वायर, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो स्क्वायर में क्या रहती है, वो पॉजिटिव ही रहती है। जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमेशा स्क्वायर में क्या हो जाती है, वो भी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब जब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो तब आप इनका क्या ले सकते हो, मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू ले लेते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो यूं होता है, एवरेज का साइन लगाया, v के आगे x लगा के ऊपर स्क्वायर ले ली, क्योंकि हम लोगों ने vx की मीन स्क्वायर वैल्यू ली है तो हम लोगों ने ये लगा दिया। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी कि f ऑफ x दैट विल इक्वल्स टू mn डिवाइडेड बाय l इनटू vx का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, रैंडम मोशन चल रहा है। ठीक है। तो रैंडम मोशन के अंदर अब मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव करते हैं, अलोंग जेड एक्सिस भी मूव करते हैं। अब तीनों डायरेक्शन में अगर आप देखें तो उस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी वो तो सेम होगी। ठीक हो गया। तो क्या हम उसको यूं नहीं, इस वेलोसिटी को हम मैं यहाँ पे लिखता हूं ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन, क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता कि v1x स्क्वायर ये इक्वल होगी
v1y² और ये इक्वल होगी v1z²। ऐसा है कि नहीं? तो इसका मतलब कि अगर आपके पास vx² की वैल्यू है तो वो इक्वल हो जाएगी vy² की वैल्यू की, और ये इक्वल होगी vz² की वैल्यू। मतलब कि तीनों एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी सेम। ठीक हो गया? तो अगर मैं एज अ होल पूरी वेलोसिटी निकालूं, मैं अगर एक मॉलिक्यूल की अलोंग तीनों एक्सिस अगर मैं वेलोसिटी लेता हूं तो वेलोसिटी v² हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा? vx² प्लस vy² प्लस vz²। ऐसा है कि नहीं? और अब मैंने क्या कहा है कि vx vy के इक्वल है और vy आगे vz के इक्वल है और vz vx के इक्वल है, तो मतलब तीनों इक्वल हैं। तो मैं इन तीनों को एक ही टर्म में लिख सकता हूं कि v² इक्वल्स टू, इसके आगे यूं भी लगा दें एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पॉजिटिव आ रही है। ठीक हो गया? अच्छा, यहां पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास vx²। अच्छा, इन सब के आगे भी यूं एरो लगा दें, मैं भूल गया हूं लगाना तो आपने लगा देना। ठीक है? यहाँ पे भी इधर ऊपर भी एक ही बात है। ठीक है? ये जस्ट हमें एवरेज वैल्यू के लिए बता रहा है। अच्छा, v² इक्वल्स टू vx² प्लस vx² प्लस vx²। मैंने क्या कर दिया? मैंने y की जगह पे भी x पुट कर दिया, z की जगह पे भी x पुट कर दिया। अब हम इन तीनों को अगर ऐड करें तो 1 2 3, तो 3vx² हो जाएगा। तो ये v² ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल आ जाएगा 3vx²। ठीक है? vx की वैल्यू निकालते हैं तो 3 को डिवाइड कर देंगे, तो vx² दैट विल बी इक्वल्स टू v² डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया? अब ये हमने क्यों किया? ताकि हम यहां पे इस रूट मीन वैल्यू को जगह पे पुट कर सके इक्वेशन 3 में। तो अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 4 का नाम दो और यहां पे आ जाएगा पुट इक्वेशन 3 इन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। ठीक हो गया? तो जब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी? तो f ऑफ x दैट विल बी इक्वल्स टू mn डिवाइडेड बाय l, और इसकी जगह पे आ जाएगा v² डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया? ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। इसको आपने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब बच्चों मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ये डेरिवेशन जो है मैंने प्रीवियस आपको बताया भी था कि ये जो डेरिवेशंस हैं ये लेंथी हैं बट इतनी डिफिकल्ट नहीं है। इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन की वो भी लेंथी थी पर डिफिकल्ट नहीं थी। ये भी लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम कौन सा स्टेप क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। जैसे सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे मोमेंटम को लिया तो जो फोर्स का ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया, यहाँ पे चूंकि हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आ रहा था बट यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिव फोर्स वाली जो वैल्यू थी वो कंटेनर की तरफ से फोर्स थी, ये मॉलिक्यूल की तरफ से फोर्स है। मतलब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना ये आपको पता होने चाहिए ताकि आप इजीली जो है तो कोई भी स्टेप करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं ये स्टेप कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं या कर रही हूं तो क्यों कर रही हूं। ठीक हो गया? अच्छा, आगे देखें। अब ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को उठा के इस इक्वेशन को उठा के हम लोग बच्चों पुट कर देंगे कहां पे, कहां पे पुट करेंगे हम? प्रेशर में पुट करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब सिंपली यहां पे देखें, ये जो इक्वेशन है मैंने पहले इनिशियली लिखवाई थी, या आप इसको सिंपल इसमें पुट करें या आप यहां पे एक और स्टेप भी कर सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एरिया। ठीक है? आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एरिया भी कर सकते हैं, या चले अगर आपके लिए ये कंफ्यूजिंग है तो इसको रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एरिया नहीं करते, सिंपल मैं यहां पे लिखता हूं कि वी नो, अभी हमने क्या निकाला था? प्रेशर। हमने इनिशियल इक्वेशन लिखी थी कि डेल पी ओवर डेल टी इंटू एरिया। ठीक है? डेल पी ओवर डेल टी किसके इक्वल था? ये फोर्स के इक्वल है कि नहीं है?
फोर्स इक्वल्स टू डेल पी ओवर डेल टी। क्योंकि हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस बात करें तो यहाँ पे एक्स लगा दें, तो इसको रिटर्न लिख दें, तो ये प्रेशर इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एरिया की। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने एफ की वैल्यू पुट कर देनी है, एफ ऑफ एक्स, ये इक्वेशन नंबर 5 आपने यहां पे पुट करनी है। पुट इक्वेशन 5, पुट इक्वेशन 5। ठीक हो गया। आप यहां से इजी स्टेप ये भी कर सकते हैं कि आप यहां पे बोथ साइड एरिया से डिवाइड करें, तो यहाँ पे भी एरिया आ जाएगा, यहाँ पे भी एरिया आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशर के इक्वल चला जाएगा। आप उस तरह भी कर सकते हो जो कि मैं पहले लिखवा रहा था, बट आप ये स्टेप भी कर सकते हो कि ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, इसमें जस्ट ये वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो दोनों तरीके इजी हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बस जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ पे मेरे पास P इक्वल्स टू एफ की वैल्यू आ जाएगी एम एन डिवाइडेड बाय एल और इंटू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3। अब एरिया है तो एरिया को मैं यहाँ पे 1/a कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो P इक्वल्स टू 1/3 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, मैंने 1/3 को पहले लिख दिया। अब एम एन अपनी जगह पे, नीचे ये लेंथ इनटू एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई एरिया, और यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बच्चों याद रखें कि लेंथ मल्टीप्लाई एरिया ये किसके इक्वल होता है, ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे वॉल्यूम पुट कर देंगे, तो ये 1/3 mn डिवाइडेड बाय, इसको मैं यूं कर देता हूं, यहां से कर्व कर देता हूं ताकि इन दोनों v में आप लोगों के पास एक डिफरेंस रहे और आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये वाला जो v है, ये नीचे जो कर्व v है, दैट इज फॉर वॉल्यूम एंड दैट इज फॉर वेलोसिटी। तो ये फाइनल इक्वेशन है जिसके जरिए हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इस फाइनल इक्वेशन को यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल या प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे डिराइव की है। ठीक, अब इससे आगे हम लोग इसी इक्वेशन को इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म ऑफ डेंसिटी और टेम्परेचर का पैरामीटर, तो ये सारे हम इसी इक्वेशन में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी टॉपिक के अंदर ही। तो बच्चों हमने जो अभी ये प्रेशर के लिए जो इक्वेशन डिराइव की ये वाली, अब हमने इस टॉपिक के अंदर मजीद जो है तो इस इक्वेशन को हमने इन टर्म ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिखना है, हमने इसको इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिखना है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हमने देखनी है। ठीक हो गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी है या डेंसिटी है या टेम्परेचर है, ये तीनों इस गैस मॉलिक्यूल के इस प्रेशर के साथ रिलेट करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें अगर काइनेटिक एनर्जी है तभी मॉलिक्यूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहा है, क्योंकि मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी ही यूज होती है। ठीक हो गया। उसके बाद तो गैस की कोई ना कोई डेंसिटी होती है, फिर प्रेशर और टेम्परेचर भी होता है, तो अभी हम 1 बाय 1 इसमें देखते हैं। तो पहले देखते हैं इन टर्म ऑफ इसी इक्वेशन को जो हमने अभी डिराइव की थोड़ा टाइम पहले, तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज की इक्वल होती है। बच्चों काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है ½ mv² के। ठीक है। तो अब इस चीज को देखने के लिए 2 को हम क्या करेंगे, इस अबव इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे। ठीक हो गया। हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, P इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 और साथ में mn डिवाइडेड बाय 3, और ये वॉल्यूम वाला v और यहाँ पे वेलोसिटी वाला v। ठीक है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, तो ये जो m है इसको इधर v के साथ जोड़ के लिख देंगे, और ये जो 2 है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है। तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, तो P इक्वल्स टू 2n/3v। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ½ ये वाला 2 जो मैंने इधर ले आया, और m उधर ले जाऊंगा तो m और साथ में v²। ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखें क्या ये चीज काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल है। हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा 2n/v, और यहाँ पे 3 भी है, और साथ में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों हम लोग इस n/v को n0 से रिप्लेस कर देते हैं। n0 क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हो गया। तो अब सिंपल ये इक्वेशन बन जाएगी
2 डिवाइडेड बाई 3 एन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखें ये भी हमारे पास कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको कांस्टेंट्स को क्या कर देंगे, इन तमाम की जगह पे हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे P इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अब कांस्टेंट को हम यूं लिख सकते हैं इसको कि P इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब कांस्टेंट को और इसको हमने रिमूव कर दिया और हमने वहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दिया। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अब बता रहा है कि एक्चुअल में प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ वो ट्रैवल करेगा उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास क्या था, प्रेशर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के दरमियान का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है या इनवर्स, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम इसी इक्वेशन को इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिखते हैं। ठीक हो गया। अब इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिखने के लिए पहले हम लोग अगेन प्रेशर की इक्वेशन लिख लेंगे। तो हमने प्रेशर की इक्वेशन लिख लेते हैं। प्रेशर इक्वेशन क्या है, m n डिवाइडेड बाय 3v और इंटू v का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास देखें ये एक्चुअल में mass of total molecules per unit volume, क्या mass of total number of molecules per unit volume। mass over volume किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है कि नहीं होता। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इन तीनों को रिप्लेस कर देंगे रो के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा P इक्वल्स टू 1/3 रो v स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इन टर्म ऑफ डेंसिटी। हमने इस इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास इन टर्म ऑफ डेंसिटी हमने प्रेशर की इक्वेशन को लिख दिया। अच्छा, तो बच्चों इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसको अब हम डिराइव करते हैं, इसका रिलेशन देखते हैं। तो इसके लिए हमें जो है तो काइनेटिक एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। हम इसमें तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ये इक्वेशन उठा लूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वाली ये इक्वेशन उठाता हूँ। देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए प्रेशर का रिलेशन क्या निकाला कि, या सिंपल चले मैं यहाँ से आपको सॉल्व कर देता हूँ कि हमने रिलेशन निकाला P इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3, हमने n नॉट लिखा और साथ में काइनेटिक एनर्जी लिखा। ठीक हो गया, क्योंकि हम टेम्परेचर का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने n को क्या कहा कि n हमारे पास एक्चुअल में n नॉट जो है वो n ओवर v था, तो यहाँ पे पुट कर दें। तो P इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 n ओवर v इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस v को उठाएंगे और इधर ले आएंगे। जब हम ये स्टेप करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा PV इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 n और साथ में काइनेटिक एनर्जी। अब आप क्या करें, इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक हो गया। और अब देखें फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या कहती है, आइडियल गैस इक्वेशन हमें कहती है कि PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब आपने सिंपली क्या करना है, कंपेयर कर लें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेंगे। तो चूंकि PV इसके भी इक्वल है और PV इसके भी इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा nRT इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 और साथ में n इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। यहाँ तक आप कुछ उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। सिंपल हमने PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन लिखी और ये PV की इक्वेशन यहाँ से डिराइव की और इन दोनों को हमने कंपेयर करके लिख दिया। अब हमें पता है कि जो ये स्मॉल n है ये इक्वल होता है n डिवाइडेड बाय Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक हो गया। PV इक्वल्स टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन में ये नंबर ऑफ मोल्स है और इसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय
एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर वो पार्टिकल कैलकुलेशंस के अंदर पढ़ा होगा, मोल के अंदर, मोल की जो डिफरेंट कैलकुलेशंस है उसमें। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे n को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा n डिवाइडेड बाई एन ए इंटू आर टी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3n और इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से देखिए ये भाई और ये भाई तो आपस में कट गए, और यहाँ पे आ जाएगा r डिवाइडेड बाई एन ए इंटू टी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है, हम लोग देखते हैं कि ये r डिवाइडेड बाई एन ए जो होता है, r डिवाइडेड बाई एन ए, ये एक्चुअल में बच्चों इक्वल होता है किसके, मैं जरा कंफर्म कर रहा था मुझे वो सिंबल भूल गया था इसका। अच्छा, r डिवाइडेड बाई एन ए बच्चों ये इक्वल होता है k के। ठीक हो गया, एन ए, इसको हम लोग k से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक हो गया, ये दोनों चूंकि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसको हम k से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, के टी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। सही हो गया। अब इस k को लाके नीचे डिवाइड कर दें, तो t इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3k इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो आपके पास बन गई इक्वेशन फॉर द टेम्परेचर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है और ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट्स को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा सकते हैं, कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर इज एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड विद काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब कि एक कंटेनर के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, पॉइंट को जरा देखें, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है, जब मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो वो उसको अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है, तो इस तरह ये इनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती जाती है। तो वहां पे ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन तीनों को अगर आप रिलेट करें तो आपके पास ये एक रिलेशन बनता है कि प्रेशर इज एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड विद काइनेटिक एनर्जी एंड विच इज काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर। मतलब कि ये तीनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और ये तीनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इधर प्रेशर भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो मीन्स के आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाओगे तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, प्रेशर में भी चेंज आएगा। ठीक हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास आज का ये टॉपिक। एक लेंथी वीडियो बनी है क्योंकि टॉपिक लेंथी था, डिफिकल्ट नहीं था, इजी सा टॉपिक है। इस चैप्टर का पहला ही ये टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग रूट मीन स्क्वायर वाली वैल्यू की तरफ जाएंगे, वेलोसिटी के लिए जो हम फाइंड करेंगे, बट वो भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेम इसी टॉपिक की तरह जैसे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी आएंगे। और इंशाल्लाह मैं एक इस चैप्टर के लास्ट में एक वीडियो के अंदर आपके साथ इनसे रिलेटेड तमाम के तमाम कंसेप्ट्स भी डिस्कस करूंगा। जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट वो लास्ट में करेंगे क्योंकि टॉपिक के साथ साथ हम चूंकि एक फ्लो में चल रहे हैं, तो लास्ट में फिर हम लोग ये सारी की सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वरना इस तरह फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं और फिर आपको लोग जो है तो वो इरिटेट भी होने लग जाएंगे। ठीक हो गया, तो वो फिर हम लास्ट में एक सेपरेट सी एक वीडियो बना लेंगे, उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो बच्चों मुझे कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग तो हर एक को इजी वे में ये चीज़ समझ आने के लिए जो मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ ना समझाने के लिए, तो ताकि मुझे भी उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी मिले। तो बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।